नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। सिल्वर में तूफानी गिरावट देखी गई। तूफानी गोल्ड में भी गिरावट था, लेकिन सिल्वर में कहीं ज़्यादा रहा, 10.5% की गिरावट। और अगर रेट जो बंद हुआ इसका 75.98, 10.33% की गिरावट के साथ इंडियन करेंसी में अगर उसको देखें तो 2,34,488, और अगर उसमें कस्टम जोड़ दिया जाए इंडियन करेंसी में तो 2,69,661, 2,69,661 पे बंद हुआ। बहुत तेज गिरावट हुआ। देखिए, सिल्वर तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ा था, जो फॉलिंग वेज जो था उसको ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट करने के बाद 89.89 पे जाकर पहुंचा था। तो वहाँ पे ये था कि भाई अगर 90 को तोड़ नहीं पा रहा है, और इसमें जैसा कि हम लोग पहले भी इसमें चर्चा करते रहे थे कि जैसे 70 से 80 के बीच में ये 3.5 महीने तक कॉन्सोलिडेट किया था, उसी तरीके से 80 से 90 के बीच में अगर ये 3.5 महीने 3-4 महीने अगर कॉन्सोलिडेट करता है तो फिर 90 वाला दरवाज़ा ठीक खुल जाएगा। और अगर ये इस समय 90 को शूटअप कर देता है तो फिर वो फोन लाइन क्रिएट कर देगा। लेकिन सिल्वर के साथ कहानी कुछ और हो गया। सिल्वर के साथ कहानी ये हो गया कि जो 81 से जो उसने लिया था, जो जंप लिया था, और 81 जो एक बड़ा सपोर्ट लाइन था, और जिसमें एक लग रहा था कि सिल्वर जो है वो 80 से 90 के बीच में अब 70 से 80 वाले रिजीम से ये मूव करके 80 से 90 वाले इस पे आ गया है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा अगले 3-4 महीने तक, जो हम लोग जिक्र भी किया करते थे। लेकिन हो गया उल्टा। हो ये गया कि ये 81 को तोड़ता हुआ नीचे आ गया, यानी जो पुराना जो इसका सपोर्ट लाइन था उसको रीटेस्ट करने लगा, और ये जाकर पहुंच गया 76 पे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि 81 में भी एक था कि जब गिरेगा तो वहाँ एक 78 एक बड़ा सपोर्ट लाइन होगा, जो उसको भी तोड़ा, और उसको भी तोड़ते हुए ये पहुँच गया 76 पे। तो यहाँ पे 76 के आसपास जो है अब ये ले रहा है। अब मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो देखा जाएगा कि यहाँ क्या रहता है। लेकिन हुआ क्या सिल्वर का बुल रन खत्म हो गया? क्या सिल्वर में जो है अब फिर से तेज बिकवाली रहेगी? ये सब कई सारे सवाल यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि खड़ा होता है। तो सबसे पहली बात कि सिल्वर का कोई बुल रन खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें जो चीज़ें हैं उसको हम लोग जिक्र करेंगे कि भाई यहाँ ऐसा हुआ क्यों। सिल्वर जो 90 से लौटा था, और वहाँ 81 उसको एक सपोर्ट जो दिख रहा था वो जो टूटा, उसमें कई सारे कारण हो गए, जो कई सारे इकोनॉमिक कारण हो गए, जिसके कारण गोल्ड भी गिरा, और स्वाभाविक सी बात है कि सिल्वर भी गिरा उसके साथ साथ जो है, और तेज गिरा, गोल्ड की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज गिरा। उसमें जो 3-4 फैक्टर हो गए। एक तो हो गया कि उसका जो बॉन्ड यील्ड है 30 साल का, वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया, 5.13 पे जाकर पहुँच गया, और 10 साल का जो बॉन्ड है वो 4.60 पे जाकर पहुँच गया, और बहुत ही ज़बरदस्त उसमें जो है इजाफा देखा गया। साथ में जो डॉलर इंडेक्स जो नुकसान करता है इनका, वो 99.27 पे चला गया, 0.46% की तेज़ी के साथ। क्यों? ट्रंप और चाइना के बीच जो बातचीत हो रहा था, जो शी जिनपिंग के बीच, उसमें ईरान को लेकर कुछ खास निकला नहीं। सिर्फ चाइना ने ये कहा कि वो डिप्लोमेटिक मदद कर सकता है और तमाम बातें। साथ में ट्रंप ने ये कहा कि युद्ध ऑन है, और इसमें से जो लग रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में उनका एक बयान आया कि ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब उसको लेकर ये हो गया कि तेल प्राइस में जो है एक इजाफा देखा गया, और 4% के आसपास जो है वो उछला, और वो चला गया, WTI चला गया 105 पे, और ब्रेंट चला गया 109 पे। तो 4% की तेज़ी आ गई। तो ये तमाम सारे फैक्टर ये गोल्ड सिल्वर के मार्केट को कमज़ोर करता है, जो शॉर्ट टर्म में। तो वो चीज़ किया, क्योंकि तेल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, बॉन्ड यील्ड भाग गया, तो ये कई सारे फैक्टर हो गए। और यूके का भी बॉन्ड यील्ड जो है वो 5.85% भागा। हालांकि बॉन्ड यील्ड का भागना यानी उसकी इकॉनमी में और प्रेशर होगा, लेकिन ये तात्कालिक क्या होता है कि पैसे मूव कर जाते हैं उधर ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में, कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गया तो उधर पैसे चले जाते हैं। लेकिन ओवरऑल चूँकि ये इंटरेस्ट जो है देना किसको होगा? ये अमेरिका को देना होगा। पहले जो 4% देता था अब वो 5% देगा, तो 1% ज़्यादा देगा। ऐसे ही टाइटनेस है तो वो टाइटनेस बढ़ता चला जाएगा। तो ये उसके इकॉनमी को कहीं ना कहीं जो है उस पर एक ज़बरदस्त प्रेशर डालता है, ये चीज़ देखा गया है। साथ में दूसरा क्या होता है कि जब बॉन्ड यील्ड गिरने लगता है, भले जो पैसे चले जाए, जो बड़े कंट्री हैं जो इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड यील्ड में, वो पीछे हटने लगते हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ देखा जाता है कि जो बाकी जो इन्वेस्टर गए वो साथ में जो है फेड जो है वो अपना बॉन्ड खरीदने लगता है, जो इसमें रिफ्लेक्ट होता है, जो आने वाले समय के लिए एक संकट को और जो है मजबूत करता जाता है। ये चीज़ देखा गया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो इन्फ्लेशन था वो 3.8 था, जो कोर इन्फ्लेशन था वो 4.4 था, पीपीआई जो है 6% ऊपर भागा था। तो कुल मिलाकर जो है काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर जोन था, और गवर्नमेंट जो कर्ज है उस पर लोगों का भरोसा भी कम होता जा रहा है। ये कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो आने वाले समय के लिए, लेकिन तात्कालिक जो ये बढ़ा उसके कारण गोल्ड सिल्वर में प्रेशर जोन आया, जिसके कारण जो एक टेक्निकल हिसाब से जो 81 के आसपास आना चाहिए था सिल्वर को, उसको तोड़ता हुआ नीचे चला गया है, यानी उसमें जमकर बिक्री हुई और ये पुराने सपोर्ट को अब रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब सिल्वर यहाँ होगा क्या? देखिए, सिल्वर में अगर यही प्रेशर जोन, अब तेल की कीमत पे इजाफा अगर होता है, तेज़ इजाफा हो जाता है मंडे के दिन, तो फिर गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर आ जाएगा, जैसा कि पहले होता रहा था, क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो फिर गोल्ड सिल्वर पे बिकवाली देखी जाती है, और वही चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगा, जो कि इस समय थोड़ा सा थम रहा था और हॉर्मुज से 30-20 शिप पास हुए थे। अब जो है हॉर्मुज फिर पूरी तरीके से कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, तो वो एक फैक्टर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ऐसे में अब सिल्वर का जो सपोर्ट लाइन है वो 70 से 72 है, एक जो है बड़ा सपोर्ट लाइन है, और ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट लाइन है। अगर ये सपोर्ट लाइन टूट गया तो फिर ये 64 वाले रिजिम पे चला जाएगा, जो कि एक समय जब 2026 के जनवरी में जब नीचे गिरा था मार्केट और 64 से वापस रिवर्स लिया था, तो उस पे जा सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि 70 और 72 तक किस तरह से रहता है और मार्केट का सिचुएशन इसमें किस तरीके का होगा, ये चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सिल्वर भी मजबूत है, गोल्ड भी मजबूत है, क्योंकि उसमें कई सारे जो कहानियां हैं, डिमांड सप्लाई और तमाम फैक्टर है, वो चीज़ है। और इस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 59 पे आ गया है। एक समय 53 पे चला गया था, जहां हम लोग बात कर रहे थे कि 50 के नीचे जाएगा तो आप अपना एंटीना ऑन रखिएगा, लेकिन वहाँ जाने का मौका ही नहीं दिया। उसके पहले ही जो है यहाँ ये तमाम इकॉनमी वाले जो फैक्टर उभरे, उसके कारण गिरता हुआ सिल्वर जो है 59 चला गया। 60 के बाद से कहानी बदलने लगेगी। 60 के बाद से सिल्वर जो है वो जो है एक तरीके से अब सस्ता होने लगेगा। 50 के नीचे जो है सिल्वर महंगा होने लगता है। ये जो मार्केट में जो चेंजेस हुआ, इसमें सिर्फ सिल्वर का बाजार ही नहीं गिरा, शेयर बाजार जो है दुनिया का वो भी पूरी तरीके से डर गया। अगर जापान को देखें तो 2% गिर गया, यूरोप जो है वो 1.5% से 2% गिर गया, अमेरिका में जो है डाउ जो है 1% गिरा, S&P 1.25% गिरा, नेस्डेक 1.54% गिरा, रसल वो 2.5% गिरा। तो तेज़ गिरावट देखी गई यहाँ पे। साथ में बॉन्ड के कारण गोल्ड सिल्वर में भी गिरावट देखी गई। तो कुल मिलाकर सिचुएशन इस समय जहां वाले पुराने वाले जो कंडीशन में थे उसी कंडीशन में आ गए हैं। नंबर एक शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में जो पुराने वाले कंडीशन में थे, लॉन्ग टर्म जो है बुलिश है, वो एज इट इज बढ़ा हुआ है, क्योंकि इकॉनमी में कहीं ना कहीं डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है, और वो डेंट जो समय के रहते हुए एक सर्टेन टाइम के बाद जो है गोल्ड सिल्वर पे मजबूती देगा। तो इस वाले मार्केट के हिसाब से जो लग रहा है इस समय कि सितंबर के बाद से ये सितंबर तक जो है कंसोलिडेट और ये जो उतार चढ़ाव वाला जो फेज होगा वो चलता रहेगा। मतलब अब से 4 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने तक जो है ये कंसोलिडेट वाला फेज अब चलना चाहिए, क्योंकि इसमें एक जो संकेत हल्का सा उभरा था सिल्वर में कि 81 के ऊपर अगर रहता तो कहानी कुछ और रहती, फिर 2-3 महीने का कंसोलिडेशन होता, लेकिन ये अब बढ़ गया है। तो ये एक फैक्टर है। बाकी गोल्ड को लेकर हम बात करें तो गोल्ड बंद हुआ 4540 पे, और ये 2.93% की नरमी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,40,128, और अगर इसमें कस्टम जोड़ दिया जाए तो 1,61,147। और जो गोल्ड पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास में वो 488 जो है फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 407, और टोटल है 895। सिल्वर का भूल गए थे, सिल्वर का जो पड़ा हुआ है आज डिलीवरी है, मतलब ट्यूसडे के दिन 4.51 मेट्रिक टन की डिलीवरी है, और इस मंथ में 851 मेट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। और जो कॉमिक्स में पड़ा हुआ है वो 2514 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 7286, टोटल है 9800। और गोल्ड के गिरने की वजह कंप्लीटली डॉलर इंडेक्स का बढ़ जाना, बॉन्ड का बढ़ जाना, ये जो सारे फैक्टर हैं, तेल का बढ़ जाना, तो जो उसको डेंट करता है उसके कारण गोल्ड में एक बिकवाली देखी गई। बाकी अपने शेयर बाजार को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा शेयर बाजार जो निफ्टी जो है वो 23,643 पे बंद हुआ, 46 पॉइंट की नरमी के साथ,
19% की कमी रही। और सेंसेक्स जो है वो 75,237 पर बंद हुआ, 160 पॉइंट की नरमी के साथ 0.21% की नरमी रही। और मिड कैप में 0.44% की गिरावट देखी गई, स्मॉल कैप में 0.39% का, और PSU में बहुत तेज गिरावट देखा गया, 1.42% का गिरावट देखा गया। FIs ने कल खरीदारी किया है 1329 करोड़ का, और DIs ने कल बेचा है 1958 करोड़ का। हमारे शेयर बाजार में इस समय प्रेशर जोन देखा जा सकता है, अगले कुछ महीने तक देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो इकॉनमी पे बर्डन है पूरी तरीके से, तेल क्राइसिस के कारण जो संकट जो है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, एक बात। दूसरी बात कि जो तेल को लेकर जो प्रेशर पड़ रहा है, और जिस तरीके से तेल का कीमत बढ़ाया गया, पेट्रोल और डीजल का 3 रुपये बढ़ाया गया, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। कायदे से जो कंपनी को जो नुकसान हो रहा है वो 28 रुपये के आसपास और 30 रुपये के आसपास हो रहा है डीजल और पेट्रोल में, इस तरीके से। तो एवरेज रखिए कि जो है 25-26 रुपये का नुकसान अब भी है 3 रुपया बढ़ने के बाद। और एक्साइज को जो 10 रुपये कम किया गया था, तो उस हिसाब से भी 15-16 रुपया का नुकसान है। तो वो नुकसान कहीं न कहीं इकॉनमी को करता है, डेंट करता है। हालांकि 3 रुपये बढ़ाकर इकॉनमी पे, इन्फ्लेशन पे तमाम प्रेशर ना पड़े उस चीज़ के लिए किया गया है, लेकिन जो उधर जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं घूम कर आएगा, नंबर 1। दूसरी बात कि गोल्ड में जो चीज़ बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया, जो भी किया गया, लेकिन गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि गोल्ड में खरीदारी कम हो जाएगी। अगर सरकार इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर जो गोल्ड को कम करते हैं आवक, तो गोल्ड जो है फिर स्मगलिंग के जरिए आने लगेगा। इस देश में जो है गोल्ड के प्रति जो चाहत है वो रोकना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जो रुपया में जो दबाव है वो एज इट इज बना हुआ है। FIs की बिकवाली चल रही है, हालांकि मार्केट इस समय सस्ता हो गया है, और अगर सस्ता होगा तो लौटना चाहिए, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। FDI पॉइंट ऑफ व्यू से FDI आ रहा है, FDI ठीक ठाक आ रहा है। और दूसरी बात कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो भी बढ़ा है, क्योंकि FDI आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इस बीच मार्केट जो है वो 2 द्वंद्व में फंसा रहेगा। एक तो जो होगा कि जो FDI और जो FIs वो किस तरीके से बाज़ार में इन करते हैं, दूसरा जो इकॉनमी का जो प्रेशर जोन जो देखा जाएगा उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। पिछला क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, अगला क्वार्टर किस तरीके से रहता है इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसे समय में ये जो फेज़ रहेगा, जो कंसोलिडेशन वाला फेज़ रहेगा, या जो उतार चढ़ाव जो होता रहेगा मार्केट में, कोई बुल रन वाला ये अभी दिख नहीं रहा है इस समय साइन। तो ऐसे समय में जो सेक्टर चेंज वाली जो बात होती है उसको आदमी को करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये देखा गया कि म्यूचुअल फंड में, फ्लैक्सी कैप में अच्छा खासा पैसा आया है, क्योंकि लोग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, तो वो अपना फ्लैक्सी कैप को दे रहे हैं, जो उसके हिसाब से वो उसको अलग अलग सेक्टर में जाकर वो मैनेज करता रहेगा शेयर्स को। तो वो रिफ्लेक्शन कर रहा है आदमी के माइंडसेट को भी। तो इससे 2 बातें हैं कि आदमी बाज़ार छोड़ना नहीं चाह रहा है, जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है, उसका मोड चेंज कर रहा है। उसी तरीके से शेयर बाज़ार में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्टर, वो सेक्टर देखिए जिस सेक्टर पे आपको लग रहा है कि इस पे असर पड़ सकता है बहुत ज़्यादा इन तमाम संकट का, तो उस सेक्टर से, और जो सेक्टर अछूता है उसकी तरफ मूव करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात कि एक जो सोच हम लोग करते थे कि एक बार जब शेयर खरीद लिया तो लंबे होराइजन के लिए रखते थे, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आदमी रखता था। तो यहाँ अब क्या हो गया कि जो शेयर का जो नेचर चेंज होने लगा है, उस हिसाब से उसमें 2 डिवीज़न है। एक वो शेयर जिस पे आप 10 साल 20 साल तक विश्वास कर सकते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड 40-50 साल 30 साल का है, तो उस शेयर्स पे वो कंपनी कहीं डूबने वाली नहीं है, और वो कंपनी आपको रिटर्न भी कोई भयानक नहीं देगी, लेकिन जो है एक एवरेज जो 12% वाला जो रिटर्न होता है वो दे देता है। तो वो एक कंपनी होता है। दूसरी कंपनी जो अब नई कंपनी आ रही है, जो 5 साल 10 साल 7 साल वाली जो पुरानी कंपनियां हैं, उसमें फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होता है। तो वहाँ आपको अलर्ट रहना है, वहाँ आपको आंख मूंद कर 10 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। उसमें जब जब मौका मिले उसमें अंदर बाहर करते रहिए उस शेयर्स में। तो 2 डिवीज़न हो गया, एक वो जो स्थिरता हो गया, और दूसरा वो जो कि ये है। अब वो फिर डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा रहे, तो वो एज के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि 45 के ऊपर है, तो ऐसे में जो है
वो आदमी 50-50 दोनों में रखना चाहिए। और अगर उससे नीचे है तो जो उछलने वाला जो शेयर्स है उधर ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रिटर्न आता है। लेकिन फिर आपको वहाँ से भागने की भी कला होनी चाहिए। और भागने का कला किस तरह से है वो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर में बताया हुआ है कि बेचने कैसे चाहिए किसी भी शेयर्स को, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो ये शेयर बाज़ार को लेकर बातें हैं। अब हम लोग आखिर में बात कर लेते हैं कि जो ट्रंप चाइना गए तो मिला क्या उनको। मिला कुछ नहीं। जो है पहली बात कि ताइवान को लेकर चीन ने जो उसको कहा करारुख किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई आश्वासन दिया नहीं गया है। हालांकि जो हथियार दिया जा रहा था उनको $14 अरब के आसपास का, वो सौदा होल्ड पे है। साथ में ट्रंप ने कहा कि जो ताइवान और चाइना की जो स्थिति है वो दोनों शांत रहना चाहिए और स्थिति जस की तस रहनी चाहिए, और वो कोई लड़ाई करने के लिए 9,500 किलोमीटर दूर नहीं जा रहे हैं। यानी अगर चीन ताइवान की तरफ आंख दिखाया तो अमेरिका कुछ कर सकता है। इसका मतलब स्थिति जस का तस बनाए रखे। चीन तो चाहता है कि ताइवान को वो मिला ले, जैसे हांगकांग आया उस तरह से ये भी आ जाए। तो अमेरिका उस पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि अमेरिका इस चीज़ को नहीं दे रहा है। और चीन अगर बढ़ता है तो फिर जो है जो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस साइड में ग्रीम हो सकता है, क्योंकि उसने पूरी तरीके से चैप्टर क्लोज नहीं किया है। और साथ में ताइवान को जो है ट्रंप जो है वो एक नेगोशिएशन चिप मानते हैं कि मोल भाव का एक जो है ये है साधन है वो, क्योंकि ताइवान के जरिए चीन पे वो अंकुश रख सकता है। तो वो एक ट्रंप का जो है सोच वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। और ट्रंप का सोच कितना चेंज होता है वो आप लोग देख सकते हैं। और ट्रंप के सोच का ही नतीजा होता है कि शेयर बाज़ार, गोल्ड, सिल्वर, ये भी उसके सोच के हिसाब से उतार चढ़ाव होता रहता है। दूसरी बात कि ईरान युद्ध को लेकर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चीन की तरफ से एक आश्वासन दिया गया कि उनको डिप्लोमेटिक मदद दिया जा सकता है और वो युद्ध को ख़त्म कराने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं दिया। और साथ में ट्रंप ने कहा कि अगर ये डील नहीं हुआ, मतलब अगर ईरान के साथ जो बातें हैं अगर नहीं हुआ तो फिर से युद्ध ऑन है। साथ में वो 20 साल न्यूक्लियर वाली जो बात थी उसमें उसका रजामंदी इस समय दिख रहा है। अब कल पलट जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं वो अनसर्टेन रहा इससे कि जो है जो मेन काम क्या था कि भाई ट्रेड वार जो चल रहा है उस पर कुछ नहीं हुआ। ताइवान वाले इशू पे एज इट इज़ रहा, जो एक नया चैप्टर खुल सकता है किसी भी समय में, वहाँ ऐसी जस की तस स्थिति रही। और तीसरी बात कि ईरान पे कोई बड़ा जो है निकला नहीं, ब्रेकआउट कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। तो ये इस मिलाकर ये यात्रा जो भी रहा वो एक ठीक है, आइस जो जम गया था वो थोड़ा सा टूटा, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा आउटकम इसका देखने को मिला नहीं। तो इतनी ही बात है आज। कल मिलते हैं फिर, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।